दोस्तों, अलग अलग देशों के बीच सीमा विवाद तो आम सी बात हो गई है। लेकिन अब एक देश का दूसरे देश के साथ मिलना ऐसे विवाद पर अब एक बड़ा रोल प्ले करने लगा है। और यह भी आम बात हो गई है दोस्तों। इसी बीच जब भारत पीओके मिशन पर है तो पाकिस्तान को सपोर्ट चीन कर रहा है। तो अब कश्मीर में भी इजरायली पीएम ने अपने सैनिकों को भेजा है और अपने प्रतिनिधि को भेजकर भारत को इनडायरेक्ट सपोर्ट देना शुरू कर दिया है। यानी कि कुल मिलाकर बोले तो अब कश्मीर में इजराइल घुसा है और उसके घुसने के बाद पाकिस्तान में भगदड़ मच गई है। आपको बता दें कि 1999 की कारगिल युद्ध में भी इजराइल ने असला भेजकर भारत की मदद की थी। आप सोच रहे होंगे कि इजराइल भारत का सपोर्ट क्यों कर रहा है। तो बता दें कि भारत एमटीसीआर का एक परमानेंट मेंबर है और उसके सिग्नेचर यानी कि उसके हस्ताक्षर के बिना किसी और देश को या तो मेंबरशिप या फिर एमटीसीआर में वीटो नहीं मिल सकती। और एमटीसीआर कितना इंपॉर्टेंट है यह तो आप जानते ही है। बिना एमटीसीआर के कोई भी किसी भी देश का सैनिक इतना ताकतवर नहीं हो सकता। और इजराइल के पास एमटीसीआर की सदस्यता नहीं है और इसलिए वह भारत को लगातार सपोर्ट करता है। और एमटीसीआर तो खैर पॉइंट है ही, लेकिन भारत के साथ अब इजराइल भी उस तरह की दोस्ती निभाना चाहता है जिस तरह से रूस भारत की दोस्ती है। तो आखिर इजराइल कश्मीर में किस तरह से घुसा और आखिर क्या कुछ कर रहा है, अब आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, इजराइल जम्मू और कश्मीर में 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलना चाहता है जिसके जरिए इजराइल जम्मू कश्मीर के लोगों को कृषि क्षेत्र से जुड़े नए तरीके सिखाना चाहता है और जम्मू कश्मीर के लोगों को भी उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को इसमें सदमा लग गया है कि इजराइल उनकी चौखट तक पहुंचने वाला है और पाकिस्तान को डर है कि कृषि के नाम पर इजराइल जम्मू कश्मीर में अपने पैर पसारने जा रहा है। पाकिस्तान को डर है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आड़ में इजराइल इस इलाके में भारत की मदद करने के लिए अपना खुफिया तंत्र भी मजबूत कर सकता है। पाकिस्तान जानता है कि अगर इजराइल ने इस इलाके में अपने खुफिया तंत्र को मजबूत कर लिया तो उनका बचा खुचा आतंकी नेटवर्क भी पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। अब इसी डर के कारण पाकिस्तान के द्वारा पाले गए एक आतंकी संगठन ने इजराइल को धमकी दी है। इस आतंकवादी संगठन ने कहा कि अगर इजराइल जम्मू कश्मीर में आया तो उसके अधिकारियों पर हमला किया जाएगा और इजराइल को वहां काम करने नहीं दिया जाएगा। कश्मीर फाइट्स नाम के इस आतंकी संगठन ने स्थानीय लोगों को धमकी दी है। जी हां, इस आतंकी संगठन ने कश्मीर के लोगों को कहा कि वे इजरायलियों को अपनी जमीन को ना दे, नहीं तो उन्हें टारगेट किया जाएगा। अब आप अंदाजा लगाइए कि इजराइल ने तो केवल जम्मू कश्मीर में आने की इच्छा जताई है और वह भी कृषि के क्षेत्र में, लेकिन इस ख्याल से भी पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। दोस्तों, इजराइल ने खराब मौसम में खेती करने की महारत हासिल की है। उसके पास अच्छी उपज और फूड प्रोसेसिंग की काफी अच्छी तकनीक है और इजराइल अपनी इस तकनीक का इस्तेमाल कश्मीर में भी करना चाहता है। इसलिए इजराइल ने कृषि की उन्नति के लिए जम्मू कश्मीर में 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लगाने की ख्वाहिश जाहिर की। इनमें से एक जम्मू में लगना है जबकि एक कश्मीर में, और इसके जरिए किसानों को खेती की नई तकनीक और फूड प्रोसेसिंग की नई तकनीक सिखाई जाएगी। लेकिन पाकिस्तान और उसके पाले गए आतंकियों की यही असलियत है। कहने को तो वह कश्मीरियों की भलाई के लिए अपना खून बहा रहे हैं, लेकिन असल में उनका एजेंडा कश्मीर को सदियों पीछे बनाए रखना है। जिस तरह से इजराइल भारत को सपोर्ट कर रहा है उससे पाकिस्तान में भगदड़ मच गई है। ठीक उसी तरह से चीन भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है क्योंकि पीओके में चीन के बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते हैं जो कि चीन की इकोनॉमी को भी बढ़ा के रखते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भारत का साथ इजराइल दे रहा है, तो उधर पाकिस्तान का साथ चीन दे रहा है। लेकिन भारत का यह मिशन है कि 26 जनवरी के आसपास वह पीओके में कुछ जरूर बड़ा करेगा। और आखिर चुप कब तक रहे पीएम मोदी, क्योंकि वह अपनी रैली में जो ऐलान करते रहते हैं कि भारत के लिए पीओके वापस लाएंगे, उसे उन्हें पूरा करना है। और इसके लिए मोदी सरकार और हमारी इंडियन आर्मी अब पूरी एक्टिव हो चुकी है। तो ऐसे में आपका इस खबर को लेकर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए अब जान लेते हैं एक और बड़ी खबर।
दोस्तों, यूएनएससी की सबसे बड़ी बैठक सीएनसी की अध्यक्षता भारत कर रहा था और यह मीटिंग भारत में हो रही थी। लेकिन यह बैठक 1 महीने तक चली और डिफरेंट देशों के साथ चली। अंतिम दिन भारत का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने यूएनएससी को बेइज्जत कर दिया। भले ही भारत इसका संचालन कर रहा था, लेकिन वीटो ना मिलने से और यूएन का रिफॉर्म नहीं होने से बौखलाए भारत ने यूएनएससी की पूरी सच्चाई बता दी रुचिरा कंबोज ने दुनिया को। लेकिन अब एक और बड़े ऑफिसर ने यूएनएससी से एक वन ऑफ द परमानेंट मेंबर चाइना को एक बड़ी धमकी दी है। यह आपको बता दें कि सीएनसी की बैठक इसलिए होती है कि विश्व में कोई भी संदिग्ध गतिविधियां, टेररिज्म या उस तरह की एक्टिविटी होती है तो उन पर लगाम लगाया जा सके। लेकिन चाइना, जिसके पास वीटो है, जो कि एक परमानेंट मेंबर है और वहीं भारत के साथ संदिग्ध गतिविधियां कर रहा था, तो भारत को आखिर गुस्सा क्यों आया इस मीटिंग में? और उसने गुस्सा साफ जाहिर कर दिया कि चाइना भारत को परेशान करने के लिए कभी लद्दाख में तो कभी इंडियन ओशियन में तो कभी त्वांग कांड जैसे कारनामे भारत के साथ वह करता रहता है। सबसे पहले आपको बता दें लद्दाख में क्या कुछ किया चाइना ने। दोस्तों, अगर आपका ध्यान चाइना की तरफ से हट गया है और आप भी सोच रहे हैं कि लद्दाख में भारत और चाइना के बीच सब ठीक है, तो आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज भी वहां के हालात तनावपूर्ण हैं। पर दोनों देशों की सेनाएं कुछ ही दूरी पर टैंक, तोपें, ड्रोन्स, फाइटर जेट और बाकी सभी हथियारों से लैस एक दूसरे के साथ मोर्चे पर तैनात हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत और चीन के बीच जो डिसएंगेजमेंट प्रोसेस शुरू हुआ था आज भी अपनी पहली स्टेज पर ही है और भारत की वार्निंग के बाद भी चाइना बस पेंगोंग से ही पीछे हटा था, जबकि बाकी जगहों पर चाइना का स्टैंड ऑफ आज भी बरकरार है। इसलिए अब तक भी भारत सरकार ने चाइना के प्रति थोड़ी सी भी नरमी नहीं दिखाई, फिर चाहे उसके ऐप्स को भारत ने बैन क्यों ना कर दिया हो, उसके निवेश को रोकना हो। आज भी भारत सरकार चाइना पर पहले की तरह ही कार्रवाई कर रही है, जो कि तब तक खत्म नहीं होगी जब तक चाइना की पीपुल लिबरेशन आर्मी डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को खत्म करके सभी जगह से पुट बैक नहीं लेती। और यही बात लगातार भारत सरकार अपने एक्शन से शो कर रही है, जैसे कि जरूरत के समय भी चाइना से मदद स्वीकार ना करना और चाइना के साथ अलग अलग तरह के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को कम करके भारत ने इस बात को साफ तौर पर दिखा दिया कि अभी भी चाइना पर कार्रवाई करने को रोका नहीं है। दोस्तों, इस मीटिंग को लास्ट में भारत के एक बड़े अधिकारी ने बड़ी बात बोलते हुए गुस्सा दिखाया। हर्षवर्धन ने क्या कुछ बोला, अब आपको थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं। आपको यह जानकर खुशी होगी कि फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन इस मीटिंग के दौरान यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट देशों पर खूब बरसे। उन्होंने इस वर्चुअल मीटिंग में बोला कि आज यूनाइटेड नेशन में 193 सदस्य देश हैं, जो 1995 से 4 गुना ज्यादा है। लेकिन नैरो रिप्रेजेंटेशन और जो कुछ देशों को प्रिविलेज मिले हैं, वह यूनाइटेड नेशन की इस प्राइमरी डिसीजन मेकिंग बॉडी की क्रेडिबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस यानी कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की विश्वसनीयता और स्वभाव पर सवाल उठाते हैं। हर्षवर्धन ने आगे कहा कि यूएनएससी की परमानेंट कैटेगरी में अफ्रीका की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जबकि आमतौर पर हर बार या फिर अफ्रीका के मसले पर डिस्कस होता है। इसका क्या स्पष्टीकरण है? उन्होंने पेंडेमिक के दौरान भारत द्वारा 150 से ज्यादा देशों को कोविड वैक्सीन, फार्मास्यूटिकल और बाकी की मेडिकल इक्विपमेंट भेजने के बारे में बताया और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के एक परमानेंट मेंबर के रूप में भारत ने दावेदारी पेश की। इसके साथ ही हर्षवर्धन साहब ने अपने संबोधन में यह साफ कर दिया कि अब तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म लाने का सही समय आ गया है। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि कभी ये सारे परमानेंट देश आपको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट सदस्य बनने देंगे या नहीं? इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं।